चलिए जुलाई करंट अफेयर पे चालू करते हैं। वन लाइनर समसामयिकी चालू करते हैं। ऊपर भी लिखा है वन लाइनर 25 जुलाई 2024 तक की समसामयिकी है ये राष्ट्रीय। 25 जुलाई 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग के किस प्रकाशन का विमोचन किया? भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन। केंद्रीय जल आयोग ने भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन नाम की रिपोर्ट जारी की है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों के मानचित्रण और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? मेरा गांव मेरी धरोहर, MGMD। ठीक है, गांव का मानचित्रीकरण और दस्तावेजीकरण करेंगे। उसका कार्यक्रम का नाम क्या है? मेरा गांव मेरी धरोहर। शिवाजी महाराज के सिंहासन पर बैठने की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लंदन के विक्टोरिया संग्रहालय से किस वस्तु को सतारा संग्रहालय में लाया गया? बाघनख। तो जो शिवाजी का बाघनख था वही लंदन के विक्टोरिया संग्रहालय में रखा हुआ था, उसे सतारा संग्रहालय लाया गया है। उनकी 350वीं वर्षगांठ है, तो ऑब्वियसली शिवाजी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शिवाजी महाराज के सिंहासन में बैठने के कितने वर्ष हो चुके हैं? 350वीं वर्षगांठ हो चुकी है। तो पूछ सकते हैं कि भाई कौन सी सन में बैठे थे वो सिंहासन पर। अगला क्या है कि 18 जुलाई 2024 को किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस की शुरुआत की और श्रीनगर में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया? ये अमित शाह ने किया है। नारकोटिक हेल्पलाइन का नाम क्या है? मानस। ठीक है, नारकोटिक्स खाओगे तो मानस तुम्हारा हिल जाएगा, तो मानस उसका नाम रखा है नारकोटिक हेल्पलाइन का। और उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। मोदी ने नहीं किया, नारकोटिक्स वाले का किया अमित शाह ने। किस मंत्रालय ने उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता से प्रेरित करना नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ठीक है, उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता से प्रेरित करना आवासीय और शहरी मंत्रालय ने किया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। बिल्कुल रट लीजिए, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। आगे, सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी, इसका आयोजन कहाँ किया गया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में करा गया सौश्रुतम शल्य संगोष्ठी। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन किस कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए। तो क्षय रोग यानी क्या होता है? ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो भी कहते हैं, क्षय रोग जो है उसका उन्मूलन का कार्यक्रम चालू किया गया है। सौम्या स्वामीनाथन जो है इस कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किए गए। आगे क्या है? 3 आपराधिक कानून जो है वो लागू हो गए हैं 1 जुलाई 2024 से। कौन कौन से न्याय कानून है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों 2023 के हैं जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। तो डेट पूछ सकते हैं कब से लागू हुए? 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। उनका नाम क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है। हिंदी सम्मान किसे मिला है? उषा ठाकुर को। फेडरल बैंक प्रबंध निदेशक और CEO फेडरल बैंक का कौन बन गया है? CEO कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। ठीक है, फेडरल बैंक का जो CEO कौन है? कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। BSNL का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। मुझे ऐसा याद है अंग्रेजी नाम है कुछ, ठीक है, और हिंदी नाम भी है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। रॉबर्ट जेरार्ड रवि कौन है? CMD BSNL के। IRCTC का दर्जा बढ़ाकर कौन सा? IRCTC का दर्जा क्या हो गया? अनुसूची A में आ गया है। IRCTC का जो दर्जा है वो बढ़ाकर क्या हो गया है? अनुसूची A में हो गया है। पहले अनुसूची B में था, अब अनुसूची A में हो गया है IRCTC। 25 जुलाई 2024 को इस्पात मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 लॉन्च किया है इस्पात मंत्रालय ने। इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0, याद रखो 2.0 वाला। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कहाँ किया गया?
तो ये किया गया है साहब नई दिल्ली में। 96वां इनका स्थापना दिवस वगैरह मनाया गया, ICAR का कब मनाया गया, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय पढ़ते हैं फिर 24 जुलाई को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय किस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसका नाम है शौर्य एयरलाइंस। ठीक है, तो नेपाल में एक और हवाई जहाज गिर गया, उसका नाम क्या है, वो कौन सी एयरलाइंस का है, शौर्य एयरलाइंस। शौर्य एयरलाइंस का एक और हवाई जहाज गिर गया, मतलब एक हवाई जहाज गिर गया। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए, क्रिस्टन मिशेल। ठीक है, तो एस्टोनिया का प्रधानमंत्री कौन है, क्रिस्टन मिशेल। एस्टोनिया का प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल, एस्टोनिया मिशेल, क्रिस्टन मिशेल। अगला, हाल ही में नोबेल पुरस्कार में पुरस्कार विजेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रिगोबर्टा मैचूटुम को सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास सहित गांधी और मंडेला के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020। तो गांधी मंडेला पुरस्कार किसे मिला है, रॉबर्टा मैचूटुम और रिगोबर्टा मैचूटुम। अगला क्या है, मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में कितना योगदान दिया, $10 लाख। मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर वालों को $10 लाख दे दिए। कितने रुपए दे दिए, $10 लाख। ठीक है जी। अगला है 11 जुलाई 2024 के मध्य किसने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वीं ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, ओम बिरला ने। तो ओम बिरला ने सेंट पीटर्सबर्ग में एक ब्रिक्स की संसदीय समिति की बैठक हुई थी, उसका क्या प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था, ओम बिरला ने। टेनिस हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हो गया, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को टेनिस हॉल ऑफ फेम में नाम मिल गया है। लिएंडर पेस इंडिया के, विजय अमृतराज इंडिया के, इनको हॉल ऑफ फेम में नाम में शामिल हो गया इनका। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, इटली के रेजियो कैलाब्रिया में। तो G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, इटली के रेजियो कैलाब्रिया में। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, G7 की बैठक, मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, इटली में हुई है, रेजियो कैलाब्रिया में। मोदी जी को भी बुलाया गया था इसमें। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए किस संगठन को $25 लाख की पहली किस्त जारी की है, संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी। तो संयुक्त राष्ट्र की जो राहत वाली एजेंसी है उसे $25 लाख की भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए भारत सरकार ने पैसे दिए हैं। व्यवसायी राम बक्सानी का निधन हो गया, ये कहाँ पे हुआ है इनका निधन, संयुक्त अरब अमीरात में। तो राम बक्सानी व्यवसायी थे, इनका निधन हो गया संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर स्थित एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर वैज्ञानिकों को एक कलाकृति की खोज की जिसका निर्माण कम से कम 51,000 वर्ष पूर्व हुआ था, इंडोनेशिया में। ठीक है जी। तो गुफा में एक भित्ति चित्र मिल गया है चूना पत्थर की गुफा के अंदर, इंडोनेशिया में, जो 51,000 वर्ष पुराना है कम से कम। ठीक है जी, इंडोनेशिया में मिल गई है इनको भित्ति चित्र। इंडिया जैसा नाम है ना, इंडोनेशिया, और इंडिया जैसे ही पुराने लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, 30 जून 2024 को किस देश की नौसेना ने भारतीय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की नौसेना ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के साथ में 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। गार्डन रीच के साथ समझौता बना लिया है शिप बनाने के लिए, कितने, बांग्लादेश ने। बस बात खत्म। अगला, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी। 8 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने किस एक्सोप्लैनेट की खोज की जिसकी गंध सड़े हुए अंडों की तरह होती है, HD 1897-33b, HD 1897-33b। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि वह 2028 में रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी या रामसेस अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है, ये कर रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। रैपिड
अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी या रामसेस, ये रामसेस या रैपिड वाला जो अपोफिस वाला मिशन है, ये कौन कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी कर रही है। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च की बजाज ऑटो ने। सूर्य की जो लैग्रांज वन बिंदु जो है उसके चारों तरफ पहली हेलो कक्षा पूरी कर लिया आदित्य L1 ने, जो इंडिया का है। तीसरे 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग को किसको सौंपा गया है? भारतीय नौसेना को। तो भारतीय नौसेना को एक पुल टग बजरंग सौंपा गया, उसका नाम क्या है? बजरंग। अगला है 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? IITM रिसर्च पार्क चेन्नई। IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में किया गया है 6G के लिए उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना। कहाँ पे? चेन्नई में। चलिए, पर्यावरण में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, रिपोर्ट सूचकांक पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को 2030 तक $100 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन बनाने की सिफारिश की गई है। वो की है नीति आयोग ने। 14 जुलाई को किसके द्वारा रिपोर्ट जारी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा कुसमुंडा कोयला खदानों ने विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान प्राप्त किया है। worldatlas.com की अनुसार वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में भारत का मान क्या है? 64.2 है। ये सब पहले ही पढ़ रखा है और अभी भी याद करना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत का कितना है? 64.2 है। 64% है भारत का फाइनेंशियल इंक्लूजन। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर कौन से? हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में सबसे रहने योग्य शहर के रूप में सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में रहना चाहिए। रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। योजना एवं कार्यक्रम 6 जुलाई 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किस योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरक की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करने की योजना का शुभारंभ किया गया है? AGR2 योजना। नैनो उर्वरक की खरीद के लिए 50% सहायता कौन सी योजना के तहत मिलेगा? AGR2 योजना। कहाँ पे चालू करी गई है? गुजरात के गांधीनगर में। AGR2 ये किसकी है? नैनो यूरिया की योजना है। 50% पैसा सरकार देगी। अगला है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश। चलिए, अब राज्य समाचार पर जाते हैं। राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार बिहार के सारण में रेडियो मयूर को मिला है। किस कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? टेक सखी के लिए। टेक सखी। बिहार के सारण में रेडियो मयूर को किस कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? सामुदायिक रेडियो पुरस्कार टेक सखी के लिए। टेक सखी। मिजोरम का आइजोल कब तक रेलवे संपर्क के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथी राजधानी शहर होगा? जुलाई 2025 तक। मिजोरम का जो आइजोल है उसकी राजधानी है, रेलवे संपर्क के अंतर्गत आने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर हो जाएगा जुलाई 2025 तक। मतलब अगले साल तक हम लोग आइजोल तक भी रेलवे पहुंचा देंगे, जो कि चौथी राजधानी होगी नॉर्थ ईस्ट की। 20 जुलाई 2024 को तेलंगाना सरकार ने श्री दशरथी कृष्णमाचार्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना? जुकांती जगन्नाथम को। तो कृष्णमाचार्य पुरस्कार किसे मिल रहा है तेलंगाना का? जुकांती जगन्नाथम को। राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सेकंड नंबर का कौन सा है? हेलो मेघालय से पहले कौन सा था? केरल में था कोई। ठीक है,
और आगे देखते हैं। 18 जुलाई को क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक तरीकों को समकालीन अनुसंधान के साथ जोड़ते हुए रेजिमेनल थेरेपी में नवाचार पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में। ठीक है, यूनानी चिकित्सा वाला जो कोई संगोष्ठी वगैरह हुई है, कहाँ हुई है? कश्मीर में हुई है, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर में हुई है, श्रीनगर में। ओके, चांदीपुरा वायरल इंसेफेलाइटिस का मामला दर्ज कर दिया गया, कहाँ पर? गुजरात में। तो चांदीपुरा जो है वो शायद इतना मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में सबसे पहले दर्ज किया गया था, और उसका अभी जो लेटेस्ट मामला है वो गुजरात में दर्ज किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिसर में मौजूदा संरचना का निर्माण मंदिर के अवशेषों का उपयोग करके किया गया है? यह है धार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चला है, बिल्कुल तोते उड़ जाएंगे सवाल आ गया तो। मध्य प्रदेश के किस जिले में भोजशाला परिसर जो था उसका निर्माण मंदिर के आधार पर किया गया है? तो ये है धार जिले में, धार जिले में है भोजशाला। ठीक है। अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश में। तो अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश के। 14 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इंदौर ने। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंदौर ने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत। 10 जुलाई 2024 को किस राज्य की कैबिनेट द्वारा VIP लोगों को ले आने के लिए चैलेंजर 3500 जेट विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने कैबिनेट द्वारा VIP लोगों को ले आने के लिए चैलेंजर 2500 जेट विमान खरीदने की मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। ऐसे ही 1 लाख एक पेड़ माँ के नाम 11 लाख पौधे का वर्ल्ड रिकॉर्ड इंदौर ने, वही मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं सभी जिलों में, वो भी मध्य प्रदेश में है। और साहब भोजशाला परिसर में ASI ने बताया कि मंदिर के ऊपर बनाया गया है, ये भी धार मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सारे मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पढ़ लिए हमने एक साथ। और 8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति नियुक्त की है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश उमेश ललित, UU ललित। ठीक है जी, UU ललित की अध्यक्षता में कुलपतियों के वेस्ट बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए एक समिति नियुक्त की है सुप्रीम कोर्ट ने। 1 जुलाई 2024 को संचालित 1 जुलाई 2024 को संचालित एयर इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एयर इंडिया द्वारा कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के अमरावती में। तो सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल एशिया का तो कहाँ स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र के अमरावती में। महाराष्ट्र के अमरावती में फ्लाइंग स्कूल बनाया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को वायुसेना प्रमुख CAS एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में किसका उद्घाटन किया? हथियार प्रणाली स्कूल का, WSS का। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल कौन है? VR चौधरी हैं। उन्होंने हैदराबाद में एयरफोर्स स्टेशन का उद्घाटन किया है, बेगमपेट का हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन हैदराबाद में किया है एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने। IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। ठीक है, तो डेयरी वाला जो सम्मेलन है वो कहाँ पे किया गया? केरल, कोच्चि में, एशिया प्रशांत वाला। IDF क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया प्रशांत का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि में किया गया। चलिए अब खेल पे आ जाते हैं। चलिए, जो ओलंपिक पदक विजेता है हमारे पुराने खिलाड़ी, उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। वो कौन है? अभिनव बिंद्रा है। भारतीय रेसर हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में
F2 की स्प्रिंट किसने जीती है? कुशमैनी ने जीती है। टेनिस स्विस ओपन युगल स्पर्धा किसने जीती? यूकी भांबरी ने जीती है। टेनिस खिलाड़ी में स्विस ओपन युगल प्रतियोगिता में यूकी भांबरी जीत गए हैं। पुरुष फुटबॉल टीम ने के मुख्य कोच कौन नियुक्त हो गए? मनोलो मार्केज हो गए फुटबॉल टीम के नियुक्त हो गए हेड कोच मनोलो मार्केज। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? शौर्य बाबा हैं, छोटे से हैं ये, जो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में इन्होंने पदक जीत लिया शौर्य बाबा ने। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने कितने देशों को क्रिकेट की दुनिया में उनके परिवर्तनकारी कार्य के लिए 2023 ICC डेवलपमेंट पुरस्कार से का विजेता घोषित किया? 6 देशों को। तेज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, उनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के हैं। विंबलडन में किसने जीत लिया? कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया। किस देश के हैं ये? शायद स्पेन के हैं ये, और उन्होंने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हरा दिया था। और ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन होंगे? PV सिंधु और शरद कमल। और पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच कौन बन गया है? गौतम गंभीर। ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? जो जसप्रीत बुमराह है। और ओलंपिक के लिए भारत का शेफडी मिशन कौन है? ये तो कुछ अलग दिख रहा है, पहले तो किसी और का नाम पढ़ा था हमने। चलो छोड़ देते हैं सवाल को, ठीक है। शेफडी मिशन कोई और ही है। एशियाई डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष युगल और मिश्रित युगल में कौन जीता? अभय सिंह जीते। स्क्वैश में कौन जीत गया भाई? अभय सिंह जीत गए हैं दो खेलों में, ठीक है। युगल में और मिश्रित वाले युगल में अभय सिंह जीत गए हैं स्क्वैश में। चलिए ये तो हो गया ख़त्म। अब आ गए हम लोग बजट पे। बजट चलिए केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में पढ़ते हैं। बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, छोटा मोटा पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। बजट कब पेश किया गया? ये पेश किया गया है 23 तारीख को, 23 जुलाई को, 23/7 को जारी वो किया गया बजट पेश। बजट कब पेश किया गया है? 23 जुलाई को। बजट कब पेश किया गया? 23 जुलाई को। कितनी प्राथमिकताएं हैं बजट में? 9 प्राथमिकताएं हैं। बजट हेतु 9 प्राथमिकताओं के संबंध में स्थायी प्रयासों की परिकल्पना की गई है। तो कितनी प्राथमिकताओं में? 9 प्राथमिकताओं में। बजट का अनुमान के बारे में देखते हैं भाई। कुल प्राप्ति कितने लाख करोड़ हुई? तो कुल प्राप्ति हुई 32 लाख करोड़, 32.07 लाख करोड़ रुपए हुई है कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ ऋण को छोड़कर कितनी हुई है? 32.07 लाख करोड़ रुपए कुल प्राप्तियाँ हुई हैं। कुल व्यय कितना हुआ है? 48.28 लाख करोड़ कुल व्यय हुआ है। तो ऋण जोड़ जाड़ के कुल प्राप्तियाँ कुल व्यय के बराबर ही हो जाएंगी। तो वो कुल व्यय कितना लाख करोड़ रुपए का है? कितने लाख करोड़ रुपए हम लोग खर्च करेंगे बजट में? 48 लाख करोड़। मिला कितना? 32 लाख करोड़। खर्च कितना करेंगे? 48 लाख करोड़। 32 लाख करोड़ मिल रहा है, 48.21 लाख करोड़ खर्च करेंगे। 32 लाख करोड़ मिलने के 48 लाख करोड़ खर्च करेंगे। कर प्राप्ति कितनी हुई है? 25 लाख करोड़, 25.83 लाख करोड़। सकल कर प्राप्ति हुई है 25.83 लाख करोड़। वित्तीय घाटा कितना है GDP का? 4.9%। वित्तीय घाटा जो है वो कितना है? 4.9%, मतलब करीब करीब 5% जो है वो GDP का वित्तीय घाटा है। वित्तीय घाटा करीब करीब 5% के आसपास है। अब नीचे देखते हैं घाटे का परिदृश्य प्रतिशत में। राजस्व घाटा 1.8% और राजकोषीय घाटा 4.9%। तो वही राजकोषीय घाटा वही वित्तीय घाटा, ठीक है, 4.9% है। राजस्व घाटा जो है वो 1.8% है। राजस्व घाटा है 1.8%। राजस्व घाटा है 1.8% और राजकोषीय या वित्तीय घाटा है 4.9, मतलब करीब करीब 5%। और राजस्व घाटा करीब करीब 2% है, 2% से भी कम, 1.8%। प्रमुख आंकड़े। कुल प्राप्तियाँ 48
1000 करोड़। वही जो ऊपर हमने देखा कि भाई कुल प्राप्तियाँ तो 48,000 ही होंगी और कुल व्यय भी 48,000 करोड़ होगा, सॉरी 48 लाख करोड़ होगा। कुल व्यय और कुल प्राप्तियाँ ये 48 लाख करोड़ ही होती हैं, ठीक है। और बिना ऋण ऋण को छोड़ के प्राप्तियाँ 32 लाख करोड़ और कुल जो प्राप्ति या व्यय है वो है 48.2 लाख करोड़ रुपए। रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं, यही संख्याओं में पूछ पूछ के भूत बना देंगे, तो संख्या याद करनी है। ये 48.2 लाख करोड़, 32 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा जो है 4.9, राजस्व घाटा 1.8, बिल्कुल रटा रट याद कर लेना है। रोजगार और कौशल पर प्रधानमंत्री की 5 योजनाएं, ठीक है। तो योजनाओं के नाम क्या है? योजना ए, योजना बी, योजना सी और फिर कुछ और भी चीज़ें पढ़ लेते हैं। योजना ए पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए, तो रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री ने 5 योजना बना दी है। पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों के लिए योजना ए। योजना बी है विनिर्माण में रोजगार सृजन के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएंगे। योजना सी है नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में सहायता देंगे। योजना सी है कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना, अगले 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल बढ़ाया जाएगा। तो ये नई योजना कौशल के लिए 20 लाख युवाओं को दे देंगे। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, ठीक है। 5 साल कितने प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा? 1000 का। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप की नई योजना है। तो इंटर्नशिप वाली ये बिल्कुल नई चीज़ आई है। ये 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को देंगे, यानी कि हर साल 20 लाख युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना चालू कर दी है। 500 शीर्ष कंपनियों में 20 लाख हर साल के हिसाब से 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करवाएंगे। विकसित भारत की दिशा में 5 बजट प्राथमिकताएं, 5 क्यों यार, 9 है प्राथमिकताएं। ऊपर ही पढ़ा था हमने तो बजट में प्राथमिकताएं कितनी हैं साहब? 9 हैं। बजट में प्राथमिकताएं हैं 9। प्राथमिकता 1 क्या है? अब 9 प्राथमिकता पढ़ेंगे और खेल खत्म। 9 पहली प्राथमिकता है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन। कृषि से जुड़े क्षेत्रों में के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवंटन कर दिया गया है। किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि बागवानी फसलों के लिए 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी और कर भी दी हैं अगले महीने इन्होंने, मोदी जी ने। 109 उच्चतर पैदावार वाली किस्में जारी कर दी हैं योगी जी ने, मोदी जी ने। और साहब इसमें कितने लाख करोड़ रुपए कृषि के लिए खर्च करेंगे? 1.52 लाख करोड़ रुपए। 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। तो 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। प्राथमिकता 2 क्या है भाई? पहली प्राथमिकता हुई कृषि में उत्पादकता, लचीलापन, वही प्राकृतिक कृषि या फिर उच्चतर पैदावार वाली जलवायु अनुकूलन वाली फसलें, 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। प्राथमिकता 2 है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। रोजगार 2 है और प्राथमिकता 2 है रोजगार, ठीक है। तो हमने पीछे वाले इस पर देखा ही कि प्रधानमंत्री ने 5 योजनाएं जो रोजगार वगैरह के लिए चालू करी है, युवाओं के लिए ये वो, वही सब चीज़ें इसमें होंगी। तो इसमें योजना ABC वही सारी चीज़ें हैं जो अभी पीछे साइड में लिखा हुआ है कि योजना ए है, योजना बी पहली बार के लिए योजना ए है, इसमें EPFO वगैरह का पैसा मिल जाएगा। योजना बी है विनिर्माण में रोजगार सृजन करेंगे। योजना सी है नियोक्ताओं की मदद करेंगे EPFO वगैरह में। और अगला है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला छात्रावास, क्रैच और क्रैचों की स्थापना करेंगे। क्रैच वहाँ होते हैं बच्चों को थोड़ा रखा जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, महिला स्वयं सहायता समूह, ये सारी चीज़ों को महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी के लिए बढ़ाया जाएगा। अगला क्या है? कौशल विकास। इसके लिए 20 लाख युवाओं को कौशल विकास केंद्र प्रायोजित नई योजना है। 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को वो करवा देंगे इंटर्नशिप वगैरह, ये सब चीज़ें ही हैं और क्या। प्राथमिकता 3 पे आ जाते हैं। तो मोदी जी की प्राथमिकता 3 क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो समावेशी मानव संसाधन विकास है।
अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। ये है पूर्वोदय। पूर्व में यानी कोलकाता में अमृतसर से जोड़ के औद्योगिक गलियारा बना देंगे, ठीक है, और गया में भी बनाएंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इसमें भी कुछ कुछ कर रहे हैं ये। महिलाओं का नेतृत्व विकास, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर रहे हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी हो जाएंगे इससे। उत्तर पूर्व क्षेत्र में बैंकिंग शाखाएं, उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खुलेंगी। नॉर्थ ईस्ट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उसकी 100 शाखाएं खुली जाएंगी। ये सब जो है समावेशी विकास और सामाजिक न्याय वगैरह के अंतर्गत कर रहे हैं। इसमें महिलाओं को ले लिया है, जनजातीय लोगों को ले लिया, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर दिया, औद्योगिक गलियारा पूर्व में बना दिया, पूर्वोदय यानी कोलकाता को मिला दिया। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। प्राथमिकता 4 क्या है? विनिर्माण और सेवाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। मुद्रा लोन, मुद्रा लोन के क्या होता है? मुद्रा लोन होता है एमएसएमई वगैरह के लिए, इनके लिए दिया जाता है। मुद्रा लोन में तरुण श्रेणी की लिमिट बढ़ा दी है, 20 लाख रुपए कर दिए, 10 लाख की जगह पर। तरुण श्रेणी कितने लाख रुपए होगी? 20 लाख रुपए की मुद्रा लोन में। ट्रेड्स में अनिवार्य रूप से शामिल होने के लिए और अधिक संभावना दे दी हैं, अधिक संभावनाएं बढ़ा दी हैं, ठीक है। प्राथमिकता 5 क्या है? शहरी विकास, आवागमन उन्मुखी विकास होगा। 14 बड़े शहरों के लिए आवागमन उन्मुखी विकास होगा, आराम से आ जा सकते हैं 14 बड़े शहरों में। शहरी आवास में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश के साथ अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास की ज़रूरतों का समाधान किया जाएगा। मतलब सरकार जो है 1 करोड़ लोगों को आवास देगी 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके शहरी में। वही है ना आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत। स्ट्रीट मार्केट, चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास की सहायता के लिए हेल्प करी जा रही है। ये सब शहरी विकास के पार्ट हैं। शहर में आवास, ठीक है, और साथ क्या था ये 14 बड़े शहरों में कनेक्टिविटी, स्ट्रीट मार्केट वालों को पैसा मिल गया, ठीक है। अब ये ग्राफ में देख लेते हैं रुपया कितना कहाँ से आता है, कितना कहाँ जाता है, या फिर पहले ही देख लें? नहीं, पहले यही देख लेते हैं, फिर बाद में प्राथमिकता देख लेंगे। तो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है साहब 27%। 27% उधार और अन्य देयताएं से रुपया आ रहा है। उधार ले रहे हैं हम लोग 27%, सबसे ज़्यादा उधार लेते हैं। सेकंड नंबर पर आता है आयकर, ठीक है, इनकम टैक्स। उसके बाद अगले नंबर पर आ रहा है निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स। नहीं, कॉरपोरेशन टैक्स तो उसके ही बाद में, उससे पहले है माल और सेवा कर और अन्य कर, ठीक है। माल सेवा और अन्य कर है 18%। फिर कॉरपोरेशन टैक्स है, निगम कर 17%। फिर है ऋण, जो बहुत कुछ टाइप के ऋण ले लिए हैं, ये है 9%। तो इस तरह से रुपया आया। रुपया जा कहाँ रहा है, इसमें भी थोड़ा बहुत ट्राई करें। तो सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है करों और शुल्कों का में राज्य का हिस्सा 21%। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21% है। फिर ब्याज अदायगी है 19%। फिर योजना वगैरह में है वो तो सब छोड़ दिया हमने। रक्षा में है 8%, ठीक है। रक्षा में हम लोग रुपया खर्च करते हैं 8%, ब्याज में हम लोग खर्चते हैं 19%, और करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है 21%, ये हम दे देते हैं। और आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा आता है उधार और अन्य देयताओं से, फिर उसके बाद में आयकर से, फिर उसके बाद में माल कर, सेवा कर वगैरह से, फिर निगम कर से, फिर अन्य विभिन्न ऋण वगैरह से। ये सब है हिसाब किताब। फिर छठवीं प्राथमिकता क्या है भाई? ऊर्जा सुरक्षा। तो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया जाएगा 800 मेगावाट का। एनटीपीसी और बीएचईएल के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है जो 800 मेगावाट बनाएगा उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो पूछ सकते हैं भाई ये किसका है? तो एनटीपीसी और बीएचईएल का होगा।
हाउ हाउ हार्ड टू अबेट, उद्योगों के लिए रोड मैप भी बनाया जा रहा है। अगला क्या है, प्राथमिकता नंबर 7 है अवसंरचना, यानी क्या बोलते हैं उसे, इंफ्रास्ट्रक्चर। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश कितना रुपया किया जा रहा है, पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,1111 रुपये, ठीक है। तो इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, 11,11,11,11 रुपये, करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में। राज्य सरकारें भी अवसंरचना में निवेश करेंगी, वो कितने करेंगी, 1.5 लाख करोड़। वो 11,11,11,11 कर रहे हैं, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया राज्यों के लिए। केंद्र सरकार दे देगा उनको, ये खुद तो 11,11,11,11 करेगा और लोगों को दे देगा 1.5 लाख करोड़ में काम चलाओ तुम लोग, ठीक है। कहाँ 11 लाख, कहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बनाई जाएगी, वो चली रही है, उसका चरण 4 चलेगा। सिंचाई और बाढ़ उपशमन वगैरह कर लेंगे तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो जाएगी। पर्यटन में क्या करेंगे, विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा, राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ का विकास करना चाह रहे हैं इस बार, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर और राजगीर, ये 3 जगह का विकास किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों के स्मारक वगैरह में सहायता दी जाएगी, उड़ीसा में भी, ठीक है। प्राथमिकता 8 पे आ गए, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना पर बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि मिलेगी। मतलब अंतरिक्ष वालों को कितना रुपया मिल रहा है, 1,000 करोड़ रुपये मिल रहा है। कहाँ 48 लाख करोड़ में से 1,000 करोड़ जो है बेचारों को दे दिए, चलो जाओ तुम भी क्या याद करोगे, 1,000 रुपया ले लो। 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को कितने गुना बढ़ाएंगे, 5 गुना बढ़ाएंगे, ठीक है जी। हर 2 साल में 1 गुना बढ़ा देंगे, 10 साल में 5 गुना बढ़ा देंगे। प्राथमिकता 9, लास्ट प्राथमिकता क्या है, अगली पीढ़ी का सुधार। कितनी प्राथमिकता है, 9 प्राथमिकता है। अगली पीढ़ी के लिए सुधार कर देंगे। क्या सुधार करेंगे, ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य, सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या, यानी हर एक भूखंड के लिए एक यूनिफॉर्म, मतलब एक आधार कार्ड टाइप का नंबर होगा, भूखंड पहचान संख्या होगी, इसे बोलते हैं ULPIN, ठीक है। पिन होगा कोई UL, वो भू आधार अथवा इसे भू आधार भी कहते हैं, ठीक है। आधार कार्ड की तरह से एक भू आधार होगा, जैसे ULPIN कहते हैं। ये ग्रामीण में सभी भूखंडों के लिए एक भूखंड पहचान होगी। मानचित्रों का सबका डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा। सर्वेक्षण होगा अच्छी तरह से, और भू रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। कृषक रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सब होता रहेगा धीरे धीरे। NPS वात्सल्य, नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना NPS वात्सल्य भी चालू की जाएगी। ये पेंशन स्कीम टाइप की चीज़ कर दी है वात्सल्य वाले के लिए, बच्चों के लिए। तो ये तो हो गया भाग A बजट का। अब ये बजट का आ जाएगा भाग B। चलिए भाग B को ख़त्म करते हैं, पूरा बजट खत्म हो जाएगा हमारा। अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में क्या है भाई, औषधियाँ क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क का प्रस्ताव, औषधि एवं चिकित्सा उपकरण, कैंसर की 3 दवाएं, ट्रेस्टोजुमाब, डिरुक्सटीकेन, ओसेमर्टिनिब और डुरवालुमैब, इनमें सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट दे दी गई है। मोबाइल फ़ोन संबंधित पुर्जों में इनमें सीमा शुल्क को घटाकर 15% कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन के पुर्जों में कीमती धातु में सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% कर दिया गया है, ठीक है। सोने चांदी में सीमा शुल्क घटा दिया गया है और 6% कर दिया गया है। अन्य धातुओं में जैसे लौह, निकल, ब्लिस्टर, तांबे पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है, और लोहे वगैरह, निकल वगैरह पे भी हटा दिया गया है। तांबे वगैरह पे भी सीमा शुल्क कम कर दिया गया 2.5% तांबे पे, तांबे के स्क्रैप पर, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात देखें तो कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी छोड़ो, ज़्यादा चिंता नहीं करनी। रसायन
और पेट्रोकेमिकल्स में बढ़ा दिया गया है। प्लास्टिक में पीवीसी फ्लैक्स बैनरों में बढ़ा दिया गया, 25% कर दिया गया प्लास्टिक में। दूरसंचार उपकरण में बढ़ा दिया गया, 15% कर दिया गया है। व्यापार सुविधा में ठीक है सब कुछ। और महत्वपूर्ण खनिज क्या है, 25 महत्वपूर्ण खनिजों में सीमा शुल्क पूरी तरह छूट दे दी गई है। महत्वपूर्ण खनिजों में सीमा शुल्क पर छूट दे दी गई है। अगला है प्रत्यक्ष कर। धर्मार्थ संस्थाओं और टीडीएस का सरलीकरण कर दिया गया है। तो डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उसका सरलीकरण कर देंगे। धर्मार्थ संस्थाओं के लिए भी सरल कर देंगे। म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ खरीद वरीद करेंगे तो उस पर टीडीएस दर 20% की टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% कर दी गई है। तो ई कॉमर्स की जो ऑपरेटर हैं उन पर टीडीएस जो है 0.1% ही लगाया जाएगा। चलिए आगे है कैपिटल गेन टैक्स जो है उसे भी सरल कर दिया गया है। कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% कर लगेगा। दीर्घ अवधि के लिए के लाभों पर 12.5%, मतलब जो कम अवधि में जो आप परिसंपत्ति के से पैसा कमाओगे उसमें 20% टैक्स लगता है, और ज़्यादा टाइम रखोगे संपत्ति को और उससे जो पैसा कमाएगा उसमें 12.5% टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। रोजगार और निवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव है। एंजल टैक्स को समाप्त तो कर ही दिएगा अगले महीने। स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअपों को बढ़ावा देने के लिए। क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कर व्यवस्था को सरल कर दिया गया है। क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करेंगे, उसमें कर व्यवस्था को आसान कर देंगे। देश में अपरिष्कृत हीरा बेचने वाले विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, हीरा बेचने वालों के लिए भी सरल सेफ हार्बर दरों का प्रावधान किया गया है। और क्या है साहब, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव लाया गया है। ठीक है, विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स 40% से घटाकर 35% कर दिया जाएगा। कॉरपोरेशन टैक्स जो है विदेशी कंपनियों पर कम कर दिया गया है 35%। कर आधार का विस्तार, फ्यूचर एंड ऑप्शंस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 0.1% करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसमें भी कुछ हो गया, बाद में कुछ कम वम कर दिया था, बाद में कुछ नाटक हो गया था, पता नहीं शायद इतना ही है, 0.1% ही है। प्राप्तकर्ता द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगा रहे हैं उनमें उनको जो है 0.1% टैक्स देना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ, NPS नेशनल पेंशन स्कीम कर्मचारी के वेतन क्या योगदान जो है वो वेतन का 14% योगदान कर दिया गया है। लेकिन अभी तो UPS आ गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसमें 10% कर्मचारी का कटेगा और शायद सरकार है ना, पता नहीं 18% कुछ ऐसे पैसा अपनी तरफ से देगी। वित्त विधेयक के अन्य प्रमुख प्रस्ताव, 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। इक्वलाइजेशन लेवी वो होता है जो विदेशी कुछ कंपनियां होती हैं, गूगल वगैरह, उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे वापस ले लिया गया है। चलो भाई, आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे को करते हैं अगले वीडियो में और पूरा मैगजीन ख़त्म कर देते हैं। ओके, चलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।